Hello everyone, so this is Rakshita from Lifeline Success. So today we are going to start from the second part of class 9 history chapter number 2, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. So this is the part 2. In part 1, this is a part 2, so we are going to start from the socialism in Russia. So we have completed till here, and this is the new topic which I'm gonna start. And let's start socialism in Europe. Russia. कि रशिया में जो socialism है वो कैसे आया? Now all political parties were illegal in Russia before 1914. तो 1914 के पहले मतलब जितनी political parties बनी तो वो illegal मानी गई. The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx ideas. तो अभी ये एक पार्टी बनी जो 1898 मतलब 1914 से पहले पार्टी बनी 1898 में, और वो पार्टी कौन सी थी? सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी. तो ये पार्टी भी इलीगल कहलाई क्योंकि ये 1914 से पहले बनी थी. However, because of government policies, it had to operate an illegal organization. मैंने वही बताया कि ये इलीगल मानी गई, and it set up a newspaper, mobilized workers and organized strikes. तो ये जो सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी है तो उसमें मतलब बहुत ज़्यादा जैसे मोबिलाइज्ड वर्कर मतलब बहुत सारे वर्कर्स थे, इसके लिए जो उनके साथ गलत हो रहा था उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए पार्टी बनाई गई. बहुत सारी स्ट्राइक्स भी हुई. After that, some Russian socialists felt that the Russian peasants' custom of dividing land periodically made them natural socialists. कुछ रशियन सोशलिस्ट थे, ठीक है, जिनको लगा कि जो रशिया के फार्मर्स है, ठीक है, उनको क्या लैंड हमें पीरियोडिक वाइज डिवाइड करनी चाहिए, मतलब पीरियोडिक वाइज उनको लैंड डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए. सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स, तो यहाँ पे पीजेंट्स की बात की गई, वर्कर्स की नहीं, would be the main force of the revolution and Russia could become socialist more quickly than other countries. तो यहाँ पे बताया गया कि जो फार्मर्स है बहुत ज़्यादा मेन फोर्स है रिवोल्यूशन. मतलब अगर रिवोल्यूशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कौन हेल्प करेंगे? फार्मर्स ही, ठीक है. तो यहाँ पे बताया गया है कि फार्मर्स ही क्या मेन फोर्स है रिवोल्यूशन का, तो जिसकी वजह से क्या है दूसरी कंट्री से ज़्यादा हम सोशलिस्ट बन पाएंगे. सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी. अब सोशलिस्ट कब एक्टिव हुए? लेट 19th सेंचुरी में. दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900. फिर इन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में बनाई. दिस पार्टी स्ट्रगल्ड फॉर पीजेंट राइट्स एंड डिमांडेड द लैंड बिलोंगिंग टू नोबल्स बी ट्रांसफर टू पीजेंट्स. तो ये सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी का क्या काम था? इनका काम था कि पीजेंट्स का हक दिलाना, ठीक है, और जो नोबल्स ने लैंड होल्ड करके रखी है वो पीजेंट्स की, तो उनको वापस दिलवाना. तो ये उनका काम था. देन सोशल डेमोक्रेट्स डिसएग्रीड विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी अबाउट पीजेंट. तो सोशल डेमोक्रेट्स ने क्या मना कर दिया कि सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी जो भी कह रहे कि लैंड उनके चाहिए, ऐसे उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है. देन लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट्स वर नॉट वन यूनाइटेड ग्रुप. फिर लेनिन को लगा कि पीजेंट्स जो है, ये फार्मर्स जो है, ये एक ग्रुप के नहीं है, ठीक है, मतलब एक ही, मतलब इनमें यूनिटी नहीं है. देन सम वर poor and others were rich. कुछ पुअर थे, कुछ रिच थे, and some worked as laborers with other were capitalists who employed workers. और कुछ तो लेबरर्स थे, जैसे कुछ पुअर थे उसमें, कुछ रिच थे और कुछ तो लेबर्स थे, ठीक है. कुछ ऐसे लेबर्स थे जो कैपिटलिस्ट मतलब जिनके पास जो बड़ी बड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती उनके अंडर काम करते थे. Then, given this differentiation with them, they could not all be part of socialist movement. अभी इतना सब बताने के बाद कि कुछ रिच थे कुछ पुअर थे, मतलब एक में यूनिटी नहीं थी, सब अलग अलग ग्रुप्स के थे, और इसलिए क्या है वो सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं बन सकते थे. Then next, the party was divided over the strategy of organization. जो पार्टी थी किस में डिवाइड होनी चाहिए? ऑन द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब किसने क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन चालू की तो उसके हिसाब से पार्टी को डिवाइड करना चाहिए. अभी व्लादिमीर लेनिन
who led the Bolshevik group. अभी व्लादिमीर लेनिन ने क्या था, इसने बोल्शेविक ग्रुप स्टार्ट किया. फिर thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its member. तो यहाँ पे अभी व्लादिमीर लेनिन ने क्या किया, इसने सोचा कि हम जैसे ज़ारिस्ट मतलब ज़ार की जो सोसाइटी थी, ज़ार की जो पार्टी थी, हाँ उसको वैसी वाली चाहिए थी. मतलब इसमें लेनिन क्या चाहता था कि अपनी पार्टी में एकदम डिसिप्लिन लोग रहें और मतलब और क्वालिटी ऑफ मेंबर्स मतलब जो अच्छे स्किल्ड हो वो लोग रहे उसकी पार्टी में. अदर्स मेंशेविक, एक तो पहला था बोल्शेविक ग्रुप, दूसरा था मेंशेविक ग्रुप. बोल्शेविक का लीडर कौन था, व्लादिमीर लेनिन. और मेंशेविक का ग्रुप मैं आपको बताती हूँ. Then thought that the party should be open to all as in Germany. तो मेंशेविक चाहते थे कि जो मतलब ये जो पार्टी है ये सबके लिए ओपन रहे. और ये कहाँ पे स्टार्ट हुई थी, जर्मनी में भी. तो मेंशेविक चाहते थे कि मतलब कोई भी आके उनके ग्रुप में ज्वाइन कर सके. बट बोल्शेविक का थोड़ा अपोजिट था. वो चाहते थे कि उनकी जो पार्टी है उसमें सिर्फ क्वालिटी ऑफ मेंबर्स है, मतलब जो स्किल्ड लोग हैं वही आए और जो नंबर्स हैं वो भी कंट्रोल करके रखे जाए. Then our next topic is turbulent time, the 1905 revolution. सो टर्बुलेंट टाइम मतलब एक ऐसा टाइम था जहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे एंड तो उसका नाम दिया गया द 1905 रेवोल्यूशन. तो यहाँ पे भी एक रेवोल्यूशन हुआ था. सो स्टार्ट करते हैं. दैट रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी. तो यहाँ बताया गया कि रशिया एक ऑटोक्रेसी थी. ऑटोक्रेसी मतलब कुछ जैसे इलेक्टिव पार्लियामेंट ऐसा कोई रूल नहीं था, डेमोक्रेसी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मोनार्की थी कि मतलब राजा और महाराजा का रूल था. अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स इवन एट द बिगनिंग ऑफ द 20th century, the Tsar was not subject to the parliament. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो जार था उस टाइम, ठीक है, जार मतलब 20th century में यूरोपियन रूलर्स ने रूल करना वहाँ पे स्टार्ट किया. देन जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के चैप्टर में कि सोसाइटी तब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स. तो यही वो बताया गया है दैट लिबरल्स इन रशिया कैंपेन्ड टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स. तो जो रशिया के लिबरल्स थे वो चाहते थे कि खत्म हो जाएगी. टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरी दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो अभी सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरी तो इन ये दोनों साथ में आए जब ये रेवोल्यूशन हो रहा था. सोशल डेमोक्रेट, सोशल रेवोल्यूशनरी ये दोनों मतलब साथ में आए. इन्होंने फार्मर्स और वर्कर्स की हेल्प की और क्या किया इन्होंने, जब ये रेवोल्यूशन हुआ तब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की. They were supported in the empire by nationalists in Poland, for instance, and in Muslim-dominated areas by Jaldists who wanted modernized Islam to lead their society. अब इनके हेल्प और किसने की, नेशनलिस्ट, ठीक है, नेशनलिस्ट और मुस्लिम डोमिनेटेड जाल्डिस्ट. तो जाल्डिस्ट मतलब मुस्लिम रिफॉर्मर्स विद इन द रशियन एम्पायर. मतलब उसी रशियन एम्पायर में कुछ मुस्लिम लोग भी रहते थे, उनको क्या बोलते थे, जाल्डिस्ट. तो इन्होंने भी इनकी हेल्प की और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड भी की. तो जार्डिस्ट क्या चाहते थे कि इनको एक अच्छा इस्लाम मिले, एक अच्छी सोसाइटी मिले जहाँ पे लोग रह सकें. देन द ईयर 1904 वाज अ पार्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर्स. तो 1904 के थोड़ा सा मतलब बुरा वक्त था मतलब रशिया के वर्कर्स के लिए. प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%. तो अभी जो मतलब जो जैसे कुछ भी गुड्स रहते थे तो उनके प्राइसेस अचानक से बढ़ गए, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गए. दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%. इतने बढ़ गए कि जो असली वेजेस थे, असली जो दाम थे वो 20% गिर गए, ठीक है, 20% कम हो गए. द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली. जो वर्कर्स की मेंबरशिप थी, मतलब बहुत सारे वर्कर्स के साथ हो रहा था तो सारे वर्कर्स क्या है, मेंबरशिप उनकी बढ़ती जा रही थी. When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1905, were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. ठीक है, जब मतलब एक दिन क्या हुआ, 4 मेंबर्स जो थे रशिया के, ठीक है, 4 वर्कर्स जो थे तो उनको क्या है, ये पुटिलव आयरन वर्क्स, तो ये एक इंडस्ट्री का नाम है, तो यहाँ से उनको निकाल दिया गया था. फिर उसके खिलाफ एक तुरंत एक्शन लिया गया. ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1
110,000 workers in St. Petersburg went on strike, demanded on reduction in the working day to 8 hours and increase in wages and improvement in working condition. तो 4 वर्कर्स को निकाल दिया गया पटलफ आयरन वर्क्स मतलब ये इंडस्ट्री का नाम है, इधर से इनको निकाल दिया. तो उसके कुछ दिन बाद क्या फिर 1,10,000 इतने वर्कर्स ने स्ट्राइक की, हड़ताल पे चले गए सेंट पीटर्सबर्ग में. तो उन्होंने क्या डिमांड की कि एक तो उनके जो मतलब जो वर्किंग आवर्स है वो कम करे जाए, उनकी वेजेस जो है वो बढ़ाई जाए और वर्किंग कंडीशंस मतलब जो उनकी लिविंग कंडीशन है उसको भी बेहतर बनाई जाए. Then when the procession of workers led by Father Gipon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and Cossacks. यहाँ पे बताया गया है कि जब मतलब और जब जैसे और स्ट्राइक्स होती गई वर्कर्स की, तो अब ये स्ट्राइक किसने की? फादर गिपोन ने. ठीक है, फादर गिपोन ने, ये मतलब ये नाम है, इन्होंने स्ट्राइक की विंटर पैलेस में आके. ठीक है, विंटर पैलेस में आके मतलब एकदम हल्ला धावा ही बोलती है वहाँ पे सीधा. तो फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर जो क्या बोलते थे जो जार था उसने तो मतलब सीधा पुलिस ही भेज दी कि इनको रोक दो. पुलिस और कोसैक मतलब जो एकदम सीक्रेट आर्मी जो रहती है, ठीक है, उसको कोसैक बोलते हैं. ठीक है, वो भी भेज दी उन्होंने मतलब जार ने कि इनको मार दो. ठीक है, over 100 workers were killed, about 300 wanted. मतलब 100 वर्कर्स मारे गए. ठीक है, जब इन्होंने अटैक किया, और 300 क्या है, 300 तो घायल ही हो गए. द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे. तो इस इंसिडेंट को ब्लडी संडे बोलते हैं. ब्लडी संडे क्यों? क्योंकि ये संडे के दिन हुआ था. स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट बिकेम नोन एज द 1905 रेवोल्यूशन. फिर मतलब इसके बाद से ब्लडी संडे के बाद से एक एक इसके बाद इवेंट्स होने लगे, पूरे ऑर्डर वाइज होने लगे. फिर ये रेवोल्यूशन ऐसे करके चालू हुआ. स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द country and universities closed down when student bodies staged walkouts complaining about the lack of civil liberties. मतलब ये स्ट्राइक्स क्या है, मतलब पूरी कंट्री में फैल गई. पूरी कंट्री में हर एक एरिया में क्या स्ट्राइक्स होने लगी. यूनिवर्सिटीज वगैरह बंद हो गई. जब स्टूडेंट्स मतलब जब बाहर निकले, मतलब वॉकआउट्स, जब मतलब कुछ लोगों ने इंडस्ट्रीज छोड़ दी, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई थी. कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज की इतने उनको मतलब लिबर्टीज नहीं है, उतनी फैसिलिटीज नहीं, उतना फ्रीडम नहीं है उनको. Lawyers, doctors, engineers and other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. तो कुछ जो lawyers से, doctors से, मतलब जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे थे, ठीक है, और या फिर मिडिल क्लास वर्कर्स, तो उन्होंने क्या किया, यूनियन ऑफ यूनियंस एस्टैब्लिश किया. ठीक है, तो इस मतलब ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की. Then during the 1905 revolution, 1905 revolution के दौरान जो जार allowed the creation of an elected consultative parliament और डूमा. अभी जार ने क्या है, फिर जार ने अलाउ कर दिया कि आप लोग एक इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, मतलब एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें जो जार के ऊपर नजर रखेंगे. ठीक है, तो ऐसी पार्लियामेंट को अलाउ कर दिया जिसको हम क्या बोलेंगे, डूमा. क्या बोलेंगे हम जिसको, डूमा. तो जार ने डूमा को अलाउ कर दिया. फॉर अ ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन देयर एग्जिस्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड फैक्ट्री कमिटीज मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स. तो मतलब अगर ब्रीफ में कहूँ तो इसमें क्या बताया था कि मतलब जिसमें बहुत सारे ट्रेड यूनियंस थे, फैक्ट्री कमिटीज थी, बहुत सारे वर्कर्स थे. ठीक है, वो लोग थे इसमें. आफ्टर 1905 मोस्ट कमिटीज एंड यूनियंस वर्कड अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल. तो मतलब उन्होंने थोड़ा अनऑफिशियली काम किया गया जिसको मतलब इनको इलीगल ठहराया गया कि ये इलीगल काम है एंड ऑल दैट. Several restrictions were placed on political activity. तो बहुत सारे restriction, मतलब अगर कोई भी वो डोमा जो है कोई भी political activity करती थी तो उस पर बहुत सारे restriction लगा दिए जाते थे. Then मतलब डोमा लगाती थी डोमा लगाती थी. जैसे अगर जार को एक्टिविटी कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, तो उस पर क्या है, डोमा रिस्ट्रिक्शन लगा देती थी कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना. देन जार डिसमिस्ड द फर्स्ट डोमा विद इन 75 days एंड री-इलेक्टेड सेकंड डोमा विद इन 3 months. तो इसने क्या किया, जार ने जो एक तो पहली डोमा थी उसे खुद ही बनाई और उसके बाद 75 दिन में उसने मतलब डिसमिस भी कर दी. ठीक है, खत्म भी कर दी. और फिर दूसरी डोमा बनी, उसको भी फिर डिसॉल्व कर दिया गया. देन ही डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी और एनी रिडक्शन इन हिज पावर. तो उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि
मतलब ताकि जो डोमा है क्या उसकी मतलब पावर पे क्वेश्चन पूछ सकती है, उसकी पावर भी कम कर सकती थी, वो थी डोमा। तो वो चाहता था जार कि कोई उसकी पावर को कंट्रोल ना करे, उसकी पावर कम ना हो, ठीक है, ऐसा था, और कोई सवाल ना उठाए उसकी पावर पे। देन इसलिए उसने डोमा क्या डिसॉल्व कर दी थी। ही चेंज द वोटिंग लॉज इन इम्पैक्ट द थर्ड डोमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन। फिर उसने थर्ड डोमा में क्या किया, मतलब वोटिंग लॉज पूरे चेंज कर दिए थे, ठीक है, वोटिंग लॉज चेंज कर दिए थे। एंड लिबरल्स एंड रिवोल्यूशनरीज वर केप्ट आउट, मतलब सिर्फ कंजर्वेटिव्स को लिया था थर्ड डोमा में, ठीक है, जो जार के साइड थे, और लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज को तो बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है, उसके अंदर से। देन दिस इज ऑल अबाउट हम टर्बुलेंट टाइम, जो 1905 रेवोल्यूशन था उसके बारे में हमने पढ़ा। और फिर नेक्स्ट आता है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, ठीक है, तो जो पहली वर्ल्ड वॉर थी और रशियन एम्पायर, तो मतलब क्या क्या इस पे इफेक्ट पड़े। देन इन 1914 वॉर ब्रोक एंड आउट बिटवीन टू यूरोपियन एलियंसेस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, द सेंट्रल पावर इन द फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, लेटर इटली एंड रोमानिया। तो देखो यहाँ पे अब जो वर्ल्ड वॉर हुई, अब दो टीम्स के बीच में हुई, एक तो सेंट्रल पावर और दूसरी थी अलाइड पावर्स। फिर से बता रही कौन सी थी, सेंट्रल पावर और अलाइड पावर। अभी यहाँ पे अलाइड पावर्स में कौन कौन आता है, सॉरी, दिस यूरोपियन अलायंसेस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, ये सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, जी, ऑस्ट्रेलिया एंड टर्की, GAT, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। और अलाइड पावर्स है फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया, ये FBR से याद रखना, और ये GAT से, ठीक है, GAT सेंट्रल पावर्स और FBR अलाइड पावर्स, ठीक है। देन आफ्टर दैट if you move toward next, that is each country had a global empire and the war fought outside Europe as well as in Europe। मतलब यहाँ पे वॉर के क्या दो फ्रंट थे, एक तो यूरोप से बाहर होगी और एक तो यूरोप से अंदर होगी, मतलब दोनों जगह। दिस वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये पहली वर्ल्ड वॉर थी। Then in Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II। तो ये रशिया में ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर मतलब बहुत ज़्यादा फेमस वॉर थी, और मतलब लोग क्या है रैलीज वगैरह, स्ट्राइक्स वगैरह निकाल रहे थे जार निकोलस के खिलाफ। As the war continued, the Tsar refused to consult the main parties in the Duma। जब ये वॉर चल रही थी तब के जार ने मतलब डोमा वगैरह से क्या ये लेना, मतलब उनसे क्या क्या, जैसे अब इसको कुछ भी डिसीजन लेना है तो डोमा से उसने पूछना जरूरी नहीं समझा, सीधा डिसीजन उसने ले लिए। Then support war thin, anti-Germany sentiments ran high as can be seen in the renaming of Petersburg। तो इसमें लोगों ने गुस्से में आके क्या कर दिया, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम जर्मन नेम, मतलब सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम है, एक इंडस्ट्री का नाम है, उसकी जगह सेंट पेट्रोग्राड रख दिया, ठीक है, सेंट पेट्रोग्राड रख दिया। देन उसके बाद द ज़ारियन Alexandra's German origins and poor advisors especially among called Rasputin made the autocracy unpopular। अभी लोग क्या है, फिर अभी जार से चिढ़ रहे थे, ठीक है, चिढ़ क्यों रहे थे, एक तो उसने डोमा से कंसल्ट करना मना कर दिया, मतलब कंसल्ट अब कुछ भी पूछता नहीं था, सीधा डिसीजन उसके जो मन में है वो करता था, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा जो ज़ारिन अलेक्जेंड्री, मतलब जो उसकी वाइफ थी, ठीक है, जो उसकी वाइफ थी वो जर्मनी से थी। अभी हम किसका पढ़ रहे हैं, हम रशिया का पढ़ रहे हैं, अभी रशिया और यूरोप, अभी राजा क्या है, राजा जर्मनी की साइड लेगा क्योंकि उसकी वाइफ भी उधर से ही थी, ये दूसरा रीजन हो गया। और तीसरा क्या है, अभी जो जार निकोलस था उसका एक हमेशा एक एडवाइजर था, पुअर एडवाइजर, जिससे लोग पहले ही चिढ़ते थे, मतलब लोगों को पसंद नहीं आता, वो कोई अच्छा एडवाइजर नहीं था, बट तो भी क्या है जो जार था उसकी बात सुनता था, तो उसका नाम क्या था, रासपुतिन, ठीक है, वो एडवाइजर था, मतलब जिसकी मतलब लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, अच्छा एडवाइजर नहीं था, तो भी जार उसकी बात सुनता था, तो ये थर्ड रीजन था, ठीक है, इसलिए क्या लोग जार से चिढ़ने लगे धीरे धीरे।
Then the first World War on the Eastern Front differed from that of the Western Front. अभी वर्ल्ड वॉर का एक ईस्टर्न फ्रंट पे और एक वेस्टर्न फ्रंट पे. इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस. तो वेस्ट साइड से क्या करी थी आर्मीज जो है, आर्मीज क्या ट्रेंचेस वगैरह इनसे लड़ रही थी हम, और मतलब ये वेस्ट साइड से आर्मीज लड़ रही थी, और ईस्ट साइड से क्या है, ईस्ट साइड से हम फ्रांस के साथ लड़ रहे थे. वेस्ट से आर्मीज मतलब रशिया वेस्ट से आर्मीज लड़ रहा था, ईस्ट साइड से फ्रांस के साथ लड़ रहा था. इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फॉट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज. फिर ईस्ट साइड में जो वो फ्रांस के साथ लड़ रहा था तो वो मतलब अच्छी वहाँ पे अच्छी डील हुई, मतलब अच्छी आगे बढ़े वो वहाँ पे उनको हराए. एंड देन डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डेमोरलाइजिंग. फिर वहाँ पे डिफीट्स मतलब जो हार मिली उनको बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि एक तो रशिया बहुत बड़ा एम्पायर है, राइट. देन रशियाज आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916. तो रशिया क्या है, रशिया की जो आर्मी है बहुत बुरी तरीके से जर्मनी और ऑस्ट्रिया से हार गई. ठीक है, 1914 और 1916 के बीच में जर्मनी और ऑस्ट्रिया से बहुत बुरी तरह हार गई. Then there was 7 million casualties by 1917. तो 7 million casualties बन चुकी थी 1917 में. As they returned, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to live off the land. तो जैसे मतलब वो रिट्रीटेड, जब उन्होंने फिर से रिट्रीटेड किया तब रशियन आर्मी ने क्या किया, वहाँ के क्रॉप्स बिल्डिंग सब कुछ जला दिया, क्रॉप्स जला दिए, यहाँ के बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड मतलब तोड़ फोड़ कर दी, ताकि एनिमी जो है मतलब टू लीव ऑफ द लैंड, ताकि उनको लैंड छोड़ के जाना पड़े. एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड बिल्डिंग्स लेड टू ओवर 3 million refugees इन रशिया. तो इसकी वजह से 3 million refugees हो गए थे, मतलब ये इतना जब तोड़ फोड़ की तो 3 million refugees हो गए थे रशिया में. The situation discredited the government and the Tsar soldiers did not wish to fight such a war. तो ऐसी वॉर तो जार की सोल्जर्स को तो लड़नी नहीं थी, ठीक है. Then next is the war also had a severe impact on industry. अब जो ये वॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा. Then Russia's own industries were few in numbers and the country was cut off other suppliers of industrial goods by German control of the Baltic Sea. तो यहाँ पे बताया गया कि जो रशिया की जो खुद की इंडस्ट्रीज थी वो बहुत कम थी, मतलब 2 ही थी यूजुअली, सेंट पीटर्सबर्ग में थी और एक मॉस्को में थी, ठीक है. और वो कंट्रीज के उसके सप्लायर्स भी वो भी धीरे धीरे बंद होते गए, मतलब जैसे वो बाल्टिक सी से क्या है मतलब रशिया अपने सप्लायर्स जर्मनी को देता था. तो फिर जर्मनी ने बाल्टिक सी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया देन एल्सवेयर इन यूरोप. मतलब फिर रशिया से क्या है मतलब जो ये इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट थे ये भी डिसइंटीग्रेटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिसइंटीग्रेटेड हो गए. देन बाय 1916 रेलवे लाइंस बिगेन टू ब्रेक डाउन. 1916 से रेलवे लाइंस भी मतलब टूटने लगी. एबल बॉडीड मैन वर कॉल्ड अप द वॉर. ठीक है, तो मतलब इसमें क्या था कि वॉर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था, मतलब वॉर एक रशिया के लिए अच्छी साबित नहीं हुई. एज अ रिजल्ट देयर वर अ लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप्स प्रोड्यूसिंग एसेंशियल वर शट डाउन. अब देखो आधे से ज़्यादा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो सारे वर्कर्स पीसेंट भी सब उधर ही जाएंगे वॉर में, तो बहुत सारे लोग मारे भी गए थे. इसकी वजह से मतलब लेबरर्स की क्या है शॉर्टेज मतलब कमी हो गई थी. हाँ, और स्मॉल वर्कशॉप मतलब अभी लेबर्स कम हो गए तो अभी प्रोड्यूस कौन करेगा, ठीक है. फिर धीरे धीरे वर्कशॉप वगैरह बंद होने लगी. लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू फीड द आर्मी. मतलब बहुत ज़्यादा ग्रेन जो है आधे ज़्यादा ग्रेन्स आर्मी को देना पड़ा ताकि वो लड़ पाए. एंड फॉर द पीपल इन द सिटीज ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्केर्स. तो सिटीज में जो रह रहे उनके लिए जो ब्रेड था, फ्लोर, आटा वगैरह जो भी है खाने का सामान वो भी बहुत कम होता जा रहा था. बाय द विंटर ऑफ 1916 रायट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन. अभी जो 1916 में जो रायट्स थे वो तो ब्रेड शॉप्स के लिए कॉमन ही थे. और अभी नेक्स्ट है हमारा फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड. अभी ये रिवॉल्यूशन मतलब इसमें क्या हुआ, तो इसको फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन क्यों बोलते हैं. ये पेट्रोग्राड एक जगह का नाम है और फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन क्योंकि ये फेब्रुवरी में हुआ था इसलिए इसका नाम फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन रखा गया है. देन नेक्स्ट
इन द विंटर ऑफ 1917 कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड वर ग्रिम। मतलब जो 1917 में कंडीशंस, जो कैपिटलिस्ट की जो भी कंडीशंस थी उस टाइम में, मतलब जिनके पास जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी बहुत ज़्यादा ग्रिम थी। मतलब पेट्रोग्राड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। फिर द लेआउट ऑफ द सिटी सीम्ड टू एम्फसाइज द डिविजन अमॉन्ग इट्स पीपल। तो जो सिटीज़ में मतलब जो भी लेआउट हो रहा था, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या दिख रहा था, मतलब पीपल का जो डिविजन्स था वो दिख रहा था, मतलब किस बेसिस पे पीपल डिवाइड हुए। The workers' quarters and factories were located on the right bank of the river Neva। मतलब जो जैसे ये एक रिवर नेवा है, ठीक है, नेवा NEVA, ठीक है, ये रिवर नेवा है। तो ये राइट बैंक है, ठीक है, ये लेफ्ट बैंक है। तो यहाँ पे पता है कि दो पार्ट्स में डिवाइड हुए, राइट बैंक और लेफ्ट बैंक। देन ऑन द लेफ्ट बैंक वर द फैशनेबल एरियाज। अब ये लेफ्ट बैंक, यहाँ पे पूरे अच्छे एरियाज थे, अच्छी बिल्डिंग्स थी, विंटर पैलेस थी, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, इंक्लूडिंग द प्लेस वेयर डूमा मेट। तो यहाँ पे डूमा सब कुछ अच्छा था, एकदम रिच टाइप था। और राइट साइड में क्या एकदम पुअर था, मतलब इतना अच्छा एरिया नहीं था वहाँ पे। इन February 1917 फूड शॉर्टेज वर डीपली फेल्ट इन द वर्कर्स क्वार्टर्स। मतलब 1917 में राइट साइड, मतलब जो वर्कर, यहाँ पे वर्कर्स वगैरह रहते थे, वर्कर्स और फार्मर्स, तो यहाँ पे वर्कर्स के यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज होने लगी। फिर द विंटर्स वो वेरी कोल्ड, तो विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड थी उस टाइम। दे हैड बीन एक्सेप्शनल फॉरेस्ट एंड हैवी स्नो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट थी, मतलब और भी ज़्यादा फ्रॉस्ट, स्नो, मतलब बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा विंटर था वहाँ पे, कोल्ड। फिर पार्लियामेंट्रीज wishing to preserve elected government were opposed to the czarist desire to dissolve the Duma। अभी पार्लियामेंट्री चाहते थे कि एक अच्छी गवर्नमेंट बने जिससे जार क्या है, डिसॉल्व न कर पाए डूमा की तरह। फिर नेक्स्ट इंसिडेंट क्या हुआ यहाँ पे, ऑन 22 फेब लॉकआउट टुक प्लेस एट द फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक। मतलब 22 फरवरी को एक लॉकआउट हुआ, ठीक है, मतलब एक रिवर नेवा के राइट बैंक एक लॉकआउट हुआ। देखते क्या लॉकआउट हुआ, मतलब एक इंसिडेंट हुआ। द नेक्स्ट डे वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज कॉल्ड स्ट्राइक इन सिंपैथी। फिर दूसरे दिन क्या हुआ, वर्कर्स ने क्या है 50 फैक्ट्रीज, मतलब 50 फैक्ट्रीज में हड़ताल बोल दी। इन मेनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स। बहुत सारी फैक्ट्रीज में वुमेन्स भी गई स्ट्राइक पे। एंड दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ठीक है। और इंडिया का वुमेन्स डे कब है, 8 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब हुआ था, 22 फेब को। Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital एंड द नेवास्की प्रोस्पेक्टर। बहुत सारे वर्कर्स कहाँ जाके हड़ताल करने लगे, फैक्ट्री क्वार्टर्स में, मतलब फैक्ट्री जो क्वार्टर्स है वहाँ पे राइट साइड में। और ये एक जगह थी जिसका नाम था नेवास्की प्रोस्पेक्ट। At this stage, no political party was actively organizing the movement। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो actively organization को चला रही हो। As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed a curfew। तो जब इतने सारे लोग, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हड़ताल पे आ गए, सब वहाँ पे हड़ताल पे हो गए, इतने अच्छे फैशनेबल एरियाज की जगह हड़ताल पे आ गए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या है, एक कर्फ्यू, मतलब कर्फ्यू लगा दिया वहाँ पे। Demonstrators dispersed by the evening बट दे केम बैक ऑन 24th एंड 25th। तो मतलब फिर वो शाम तक लगा, उन्होंने इवनिंग तक लगा दिया, बट फिर से वर्कर्स 24th और 25th को फिर से आप में आ गई। द गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। फिर क्या है, जो जार थे, मतलब जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, तो उन्होंने कैवलरी को भेजा, मतलब आर्मीज वगैरह को भेजा, पुलिस को भेजा, ताकि वो उन पर नजर रख पाए कि क्या कर रहे हैं आप लोग। देन ऑन संडे 25th द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द डूमा। फिर गवर्नमेंट ने मतलब 25 फेब को जो डूमा थी उसको भी फिर से सस्पेंड कर दिया, फिर से डिसॉल्व कर दिया। पॉलिटिशियंस स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर। फिर पॉलिटिशियन मतलब इसके मेजर्स के बारे में बोलने लगे। देन डेमोन्स्ट्रेशन रिटर्न एंड फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ लेफ्ट बैंक ऑन 26। फिर वो मतलब हड़ताल करके 26 पे फिर से लेफ्ट बैंक पे आ गए। देन ऑन द 27th पुलिस हेडक्वार्टर्स वर रैंसैक्ड। 27th पे जो पुलिस हेडक्वार्टर्स थे वो सब भागने लगे, रैंसैक्ड हो गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या वहाँ पे हड़ताल फिर से आ गई थी। द स्ट्रीट्स थ्रॉन्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन्स। मतलब वहाँ पे फिर से स्ट्राइक करने लगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्लोगन्स वगैरह लेके, ठीक है, ऐसे स्लोगन्स किस चीज़ के,
that slogans about bread, मतलब उनको खाना मिले, वेजेस अच्छी बढ़ाई जाए, बेटर आवर्स मतलब वर्किंग आवर्स कम कर दी जाए, और डेमोक्रेसी हो. द गवर्नमेंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, कॉल्ड आउट द कैवलरी वंस अगेन. फिर से क्या है, जो मतलब गवर्नमेंट ने सिचुएशंस को कंट्रोल करने का ट्राई किया और कैवलरी को क्या है फिर से बुलाया. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators. अभी कैवलरी ने खुद ही मना कर दिया कि हम इन पे गोली वगैरह कुछ नहीं चला रहे, हम नहीं फायर कर रहे, क्योंकि अब कैवलरी भी तो तंग हो गई थी जार से. And officers was shot at the barracks of a regiment, and 3 other regiments mutinied, voting to join the striking workers. कुछ वर्कर्स तो मना कर दिए सीधा, और कुछ कैवलरी मैन, कुछ ऑफिसर्स वगैरह ने मना ही कर दिया कि अब हम नहीं कर रहे फायर, और उल्टा उन्होंने क्या कर ली कि वर्कर्स की स्ट्राइक्स भी ज्वाइन कर ली. बाय दैट इवनिंग सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स हैड गैदर्ड. मतलब सोल्जर्स थे और जो वर्कर्स थे वो गैदर हुए, साथ में मिले, और तो उन्होंने क्या बनाई, सोवियत और काउंसिल इन सेम बिल्डिंग इन द डूमा सेट. जहाँ पे डोमा बनाई जाती थी उन्होंने क्या बनाया वहाँ पे, उन्होंने अभी सोवियत काउंसिल बना दिया, वहाँ पे उन्होंने सोवियत काउंसिल बना दिया. और दिस वाज द पेट्रोग्राड सोवियत. तो इसको क्या बोलेंगे हम, पेट्रोग्राड सोवियत बोलेंगे. देन द नेक्स्ट वेरी डे अ डेलीगेशन वेंट टू सी द सार. फिर मतलब बहुत लोग क्या है, मतलब डेलीगेशन दूसरे दिन क्या है, जो आर्मीज वगैरह थी दूसरी, वो सार को देखने गई. एंड मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज्ड हिम टू एब्डिक्ट. तो मिलिट्री कमांडर्स ने उसको सलाह दी कि तुम अभी एब्डिक्ट कर दो, मतलब जो जार अभी राजा था तब उसको छोड़ दो तुम ये सब. ही फॉलोड द एडवाइस एंड एब्डिक्टेड ऑन 2 मार्च. तो उसने मतलब उसके एडवाइस जो थे फॉलो किए और उसने 2 मार्च का एब्डिक्ट भी कर दिया. Then Soviet leaders and Duma leaders formed the provisional government to run the country. फिर सोवियत लीडर्स और जो डूमा के जो लीडर्स थे, और सोवियत लीडर्स में कौन था, आर्मी और वर्कर्स. ठीक है, ये आर्मी, वर्कर्स और डूमा लीडर्स जो थे, इन्होंने क्या एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई ताकि ये कंट्री को क्या चला सके. एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अभी रशिया का फ्यूचर कौन डिसाइड करेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. एंड इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. अभी ये कैसे सिलेक्ट करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जिसमें 18 साल के ऊपर ही वोट दे सकते हैं. Petrograd had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1970. तो इसकी वजह से पेट्रोग्राड की फेब्रुअरी रिवोल्यूशन की वजह से क्या है, रशिया में मोनार्की पूरी तरीके से खत्म हो गई. Then ये this is not important, okay. नेक्स्ट इज आफ्टर फेब्रुवरी, मतलब फेब्रुवरी के बाद, मतलब जो रिवोल्यूशन, मतलब जो फेब्रुवरी रिवोल्यूशन हुआ, तो इसमें यहाँ पे आपको बताएगी कि उसके क्या क्या इफेक्ट्स पड़े. Then army officials, landowners and industrials were influential in the provisional government. हमें provisional government में कौन कौन थे, आर्मी ऑफिशियल्स, लैंड ऑनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट. तो ये तीनों थे, और वर्कर्स भी थे. देन बट द लिबरल्स एज वेल एज द सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड. जो लिबरल्स थे और सोशलिस्ट थे, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने एक इलेक्टेड गवर्नमेंट चूज की. और मतलब जैसे पब्लिक मीटिंग्स वगैरह पे, जब जार के टाइम पे क्या था, पब्लिक मीटिंग्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे कि अभी पब्लिक मीटिंग्स वगैरह नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं फॉर्म होगी. बट यहाँ पे क्या हुआ, जब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी तो ये रूल्स चेंज हो गए, तो यहाँ पे क्या है, इसको हटा दिया गया. देन सोवियट्स लाइक पेट्रोग्राड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर. जैसे पेट्रोग्राड सोवियत थे, इसकी और भी ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग जगह पे सेटअप हुई. थ्रू नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वॉज फॉलोड. तो कोई भी ऐसा एक प्रॉपर इलेक्शन का सिस्टम फॉलो नहीं किया गया था. देन नेक्स्ट, ये पहला इफेक्ट था कि मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे. और दूसरा इफेक्ट है, in April 1917 the Bolshevik leaders Vladimir Lenin returned to Russia from his exile. तो exile मतलब जेल से. जो बोल्शेविक लीडर था, बोल्शेविक लीडर कौन था, व्लादिमीर लेनिन, तो रशिया की जेल से तब छूट के आया था. एंड ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज्ड द वॉर सिंस 1914. तो क्या था, बोल्शेविक को मतलब लेनिन को क्या था, वो वॉर को पहले से अपोज कर रहा था, पहले वॉर के खिलाफ में था. नाउ ही फेल्ट इट वाज अ टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर. तो अब इसको क्या लग रहा था कि अभी बोल्शेविक का भी मौका है कि ताकि वो सब कुछ अपने कंट्रोल में कर सकता है.
He declared that the war be brought to a close, land be transferred to the peasants, banks be nationalized, and these three demands were Lenin's April thesis. अभी लेनिन ने क्या, अभी वो इतना बड़ा रिवोल्यूशनरी लीडर था तो कुछ डिमांड तो कर ही सकता है, तो उसने 3 डिमांड की। तो कौन सी 3 डिमांड थी? उसने पहली डिमांड की कि वॉर का भी ख़त्म किया जाए और लैंड मतलब जो लैंड है उसको पीजेंट्स वगैरह किसानों को दे दी जाए, और बैंक्स नेशनलाइज मतलब कोई भी उसको यूज़ कर सकता है, जैसे स्टेट के रहेंगे बैंक्स, ठीक है। तो ये 3 डिमांड्स थे जिनको क्या कहते हैं, लेनिन्स अप्रैल थीसिस। तो ये दूसरा इफेक्ट हो, क्या कहते हैं मैं इन 3 डिमांड को, लेनिन्स अप्रैल थीसिस। Then he also argued that the Bolshevik party renamed itself the Communist Party to indicate its radical aims. तो उसने ये भी आर्ग्यू की कि जो बोल्शेविक पार्टी है उसने क्या है मतलब बोल्शेविक पार्टी के उसको रीनेम किया और क्या रखा, कम्युनिस्ट पार्टी रख देना चाहिए, क्योंकि अब उनके नए एम्स थे, ठीक है। Then most others in the Bolshevik party were initially surprised by April thesis. कुछ लोग थे जो बोल्शेविक पार्टी में मतलब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए अप्रैल थीसिस को सुन के। They thought that the time was not ripe for socialist revolution and provisional government needed to be supported. अभी इसमें क्या है, बोल्शेविक क्या पूरी पार्टी मतलब पूरी कंट्रोल खुद लेना चाहते थे, एंड बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज द एटीट्यूड। बट अभी जैसे उन्होंने अप्रैल थीसिस मतलब ये नया एम उन्होंने बनाया तो ये सब क्या उनका एटीट्यूड वगैरह सब चेंज हो गया था। Then through the summer the workers movement spread. अभी समर के टाइम में क्या वर्कर्स की मूवमेंट मतलब पूरे यहाँ पे स्प्रेड हो गई, पूरे रशिया में स्प्रेड हो गई। In industrial areas factory committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories. तो यहाँ पे बताएगा कि समर के टाइम में तो स्प्रेड हो गई और फिर इंडस्ट्रियल एरियाज में जो फैक्ट्री कमिटीज जो थी वर फॉर्म, फैक्ट्री कमिटीज बनी जिन्होंने मतलब क्वेश्चन पूछना मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह से क्वेश्चन पूछना शुरू की। मतलब फैक्ट्री कमिटीज बनी जो मतलब प्रोविजनल गवर्नमेंट से मतलब क्वेश्चन पूछ सकती है कि फैक्ट्रीज कैसे चलाई जा सकती है एंड ऑल दैट। ट्रेड यूनियंस ग्रो इन नंबर्स, ट्रेड यूनियंस भी बढ़ने लगे। सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, सोल्जर कमिटीज में बनने लगी आर्मी में। फिर जून में क्या हो 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। तो ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत के यहाँ पे क्या मतलब उन्होंने 500 सोवियत भेजे, इतने रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने भेजे सोवियत में। एज द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो, इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। अभी जैसे प्रोविजनल गवर्नमेंट को धीरे धीरे पता लगने लगा, उन्होंने नोटिस किया कि बोल्शेविक जो है वो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस में आ रही है, प्रोविजनल की पावर जो है कम होती जा रही है। तो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स उठाना शुरू किया ताकि वो इस डिसकंटेंट को स्प्रेड होने से रोक सके। इट रेजिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स। तो इन्होंने बोल्शेविक ने क्या किया, वर्कर्स को फैक्ट्रीज चलाने का ऑर्डर दे दिया और बहुत सारे लीडर्स जो है उनको अरेस्ट कर लिया। पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय बोल्शेविक इन जुलाई 1917 was sternly repressed। और इन्होंने मतलब बोल्शेविक ने जो डेमोन्स्ट्रेशन उन्होंने किए थे, जो स्टेज वगैरह जो मेजर्स लिए थे उनको रिप्रेस करना भी शुरू कर दिया। Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee। बहुत सारे बोल्शेविक लीडर्स को हाइडिंग मतलब छुप के रहना पड़ा, कुछ लोग भाग गए, फ्ली मतलब भागना, ठीक है। एंड मीनवाइल इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। मतलब मीनवाइल क्या हुआ, जो कंट्री साइड में पीजेंट्स और जो फार्मर्स वगैरह थे, सोशलिस्ट लीडर्स थे, उन्होंने मतलब क्या है लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, मतलब उसको रिडिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लैंड कमिटीज वर फॉर्म टू हैंडल दिस। तो लैंड कमिटीज बनी ताकि उसको हैंडल कर पाए। एंड एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज पीसेंट सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। तो इन्होंने क्या किया, इनकरेज बाय सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी मतलब इन्होंने एज यूजुअली पीजेंट्स इन्होंने लैंड क्या है सीज कर ली, जब्त कर ली थी, ठीक है। जुलाई और सितंबर 1917 में इन्होंने पीजेंट्स वगैरह ने मतलब जो नोबल्स वगैरह इनसे लैंड सीज कर ली, अपने अंडर कर ली थी। The next is the Revolution of October, that is 1917।